हाँ जी, नमस्कार साथी, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो अपन पढ़ रहे थे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, और उसमें वो अपन ने अब तक है वो प्रस्तावना कल पढ़ ली थी, पूरी प्रस्तावना के बारे में पढ़ लिया था। आज अपन एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, शेड्यूल। उसको अपन आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में है वो अनुसूचियाँ बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, शेड्यूल को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जहाँ जहाँ पर लिस्ट बनने की नौबत आई, यानी कि सूची बनने की जहाँ जहाँ पर भी आई नौबत संविधान में, तो संविधान जो निर्माता थे उनको लगा कि 20 में ये सूचियाँ, संविधान के 20 में ये सूचियाँ रखें, उससे बढ़िया है कि एक संविधान के पूरा बनाकर पीछे वो अनुसूचियों को अलग से रख लें। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद भारतीय संविधान के पहले भाग में है वो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र है, ठीक है। तो उस संघ में उनके सभी राज्यों के क्षेत्र सीमा और सभी राज्यों के नाम लिखे तो वो एक सूची बन जाती। अब अनुच्छेद 1 में इतना बड़ा हो जाता है, इससे अच्छा है कि इसको वो अलग से अनुसूचियाँ बना के रखें। अब जिसको भी राज्य पढ़ने हैं वो संविधान के पीछे अनुसूचियाँ हैं, उनको जाकर उनकी लिस्ट में पढ़ ले, ताकि वो अनुच्छेद है वो शॉर्टकट में हो, और जिनको पढ़ने हैं राज्य तो वो अनुसूचियों में जाकर पढ़ सकता है। यानी कि जहाँ जहाँ पर भी परिणात्मक या लिस्ट बनने की संभावना थी, तो वहाँ है वो संविधान वेताओं ने उनको है वो अनुसूचियों में रख दिया। और दूसरी बात ये है कि जो संविधान में उसमें है वो रियल पावर होती है वो अनुच्छेदों में होती है, रियल शक्ति वो अनुच्छेदों में होती है। अनुसूचियाँ वो शक्ति नहीं देती है, अनुसूचियाँ तो है वो अनुच्छेदों से शक्तियाँ लेती है। तो अनुसूचियों की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये समझ गए होंगे कि जहाँ जहाँ पर लिस्ट बनने की नौबत आई वहाँ पर अनुसूचियों को बनाया गया कि 20 में ये लिस्ट बनाई, उससे अच्छा है कि एक साइड में है वो पूरी अनुसूचियों को लिख लें। और साथ ही है वो जो रियल पावर होती है वो अनुच्छेदों में होती है, और अनुच्छेद है वो शक्तियाँ देता है अनुसूचियों को। तो इसके बारे में अपन आज अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। तो करते हैं आज के क्लास की शुरुआत एक प्यारे से मोटिवेशनल कोट के साथ कि ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, कि ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो टूटे वो संकल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं हो सकता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना साथियों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। इसलिए हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो करते हैं साथियों आज की क्लास की शुरुआत। और एक बात बता दूं कि आप पढ़ रहे हैं तो व्यवस्थित तरीके से नोट्स भी साथ में बनाते रहे। और एक फ्रूटफुल स्टडी वही होती है जो अपन है वो साथ साथ में लिखते रहते हैं। अपने है वो टेबल कुर्सी पर बैठ के सामने टेबल हो और हाथ में कॉपी पेन हो और उसमें लिख कर पढ़े, तो ही वो स्टडी है वो फ्रूटफुल होती है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप है वो जब भी पढ़ें तो साथ साथ में नोट्स भी बनाएं और लिख कर याद करते रहो। और जब भी पढ़ें तो आपके पास में कॉपी और पेन, रजिस्टर पेन और ज़रूर होना चाहिए, ताकि वो स्टडी आपको फ्रूटफुल हो। तो साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहें और सुनते रहें क्लास को ध्यान से। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। शेड्यूल। तो मूल संविधान में वो कितनी अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो उसके बारे में अपन देख लेते हैं कि मूल संविधान में है वो अनुसूचियाँ कितनी थी। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान में है वो कालांतर में या वर्तमान में वो अनुसूचियों की संख्या टोटल कितनी है? टोटल अनुसूचियों की संख्या है वो वर्तमान में कितनी संख्या? तो वर्तमान में है वो 12 अनुसूचियाँ हैं। 4 अनुसूचियाँ उनको अब बाद में जोड़ा गया। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ ही थी। तो अपन एक एक अनुसूची के बारे में अपन देखते हैं। अनुसूची 1, या प्रथम पहली अनुसूची, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की, यूनियन टेरिटरी है, उनकी सीमाएं। केंद्र शासित प्रदेशों की केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं, यानी कि नाम लिखा हुआ राज्यों के। वर्तमान में कितने राज्य हैं अपने भारत में? तो वर्तमान में 28 राज्य हैं, और 28 और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8 है वो यूटी है।
ये 28 स्टेट है और 8 यूटी है। तो इनके है वो इस पहले अनुसूची में इनके नाम लिखे और इनकी सीमा 8 अनुसूचियाँ हैं और 28 राज्य है। तो इनकी है वो लिस्ट बनाई गई है पहली अनुसूची में। तो यही है पहली अनुसूची में। और दूसरी अनुसूची देखें तो दूसरी अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में परिलब्धियों पर भत्ते, परिलब्धियों पर भत्ते, भत्ते एवं विशेषाधिकार। इस दूसरी अनुसूची में वो ये लिखा हुआ है कि कौन कौन से जो भारत के जो महत्वपूर्ण पद है, भारत के जो शासन व्यवस्था में, जैसे राष्ट्रपति, तो इनके है वो वेतन है वो किन पर भारित होते हैं कि भारत की संचित नीति पर जिन जिन के वेतन भारित होते हैं, तो उसमें है वो उनको है वो दूसरी अनुसूची में रखा गया। भारत की संचित नीति पर भारित वेतन, यानी कि विचार चार्ट ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित नीति पर भारित जो वेतन वो किन किन के हैं। और इधर है वो राज्य, इनमें भत्ते और पैसों की बात की गई। दूसरी अनुसूची में याद रखना पैसों की बात की गई। पहली अनुसूची में राज्य है और उनकी सीमा, दूसरी अनुसूची में वो उनके जो भत्ते हैं, तो किन किन के भत्ते हैं वो संचित निधि पर भारित होंगे। संचित निधि पर भारित वेतन, संचित निधि। संचित निधि का मतलब क्या होता है, कंसोलिडेटेड फंड जिसमें है वो कटौती नहीं की जाती। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि इनके वेतन में कभी कटौती नहीं की जाती। और इसमें वो जो प्रमुख पद होते हैं उनके वो वेतन को संचित निधि पर भारित होते हैं, ताकि ये स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके बिना किसी गवर्नमेंट के दबाव में आए। और साथ ही ये वो जब आपातकाल या आर्थिक आपातकाल लगा हुआ होता है तब इसके वो वेतन में कटौती की जा सकती है, लेकिन है वो सामान्य इसमें वो वेतन में कटौती नहीं की जा सकती। अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। संचित निधि में क्या होता है, अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अलाभकारी परिवर्तन है वो नहीं किया जा सकता, बल्कि लाभकारी परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कि इनके वेतन को बढ़ाया जा सकता है लेकिन कम कभी नहीं किया जा सकता। तो ये है संचित की जो संचित निधि। अब किन किन के वेतन है वो संचित निधि पर भारित होते हैं, तो सबसे पहले राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का वेतन है वो संचित निधि पर भारित होता है। दूसरा है लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। दूसरा अपन देखें तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, इनके वेतन भी है वो संसद की केंद्र की संचित निधि पर भारित होते हैं। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, इनके वेतन भी है वो संचित निधि पर भारित होते हैं। साथ ही अपने जो सुप्रीम कोर्ट के या उच्चतम न्यायालय के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, इनके भी वेतन है वो संचित निधि पर भारित होते हैं केंद्र सरकार। और CAG के वेतन भी, CAG कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल, सर जो गवर्नमेंट के जो भी लेखा होते हैं उनके अंकेक्षण करता है, जो भी महत्वपूर्ण अकाउंट होते हैं उनको है वो अंकेक्षण करता है, उनकी एडिटिंग करता है CAG। और सरकार के जो भी घोटाले होते हैं उनको भी जांच करता है, ये CAG का कार्य होता है। और गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में CAG है, तो इनका वेतन भी है वो संचित निधि पर भारित होता है। CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सुप्रीम कोर्ट के जज CAG और राज्यसभा सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राष्ट्रपति, इनके वेतन केंद्र सरकार की संचित निधि पर भारित होते हैं। इधर अपन देखते हैं कि राज्य सरकार की और संचित निधि पर उनमें हो किनके वेतन भारित होते हैं। तो राज्यसभा की है वो अपन देखें तो राज्यपाल, यहाँ राष्ट्रपति तो यहाँ राज्यपाल, राज्यपाल। और इधर लोकसभा तो इधर विधानसभा, राज्यपाल, विधानसभा, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनके वो राज्य की संचित निधि पर भारित होता है वेतन, राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तीसरा अपन देखें तो विधान परिषद, इधर जैसे कि राज्यसभा, इधर विधान परिषद, विधान परिषद के है वो सभापति
और उपसभापति, इनके वेतन भी केंद्र राज्य सरकार की संचित निधि पर भारित होते हैं। विधान परिषद के सभापति और उपसभापति इनके वेतन है वो राज्य सरकार की संचित निधि पर भारित होते हैं। साथ ही जो हाईकोर्ट के जज होते हैं, हाईकोर्ट के जज, उनके वेतन भी है वो संचित निधि पर भारित होता है राज्य की। लेकिन एक बात नोट करके लिख लो, ध्यान रखना कि जो हाईकोर्ट के जज होते हैं उनको है वो वेतन, उनकी सैलरी तो राज्य की संचित निधि पर भारित होती है, लेकिन जो हाईकोर्ट के जो जज होते हैं उनको है वो पेंशन यानी कि केंद्र सरकार की संचित निधि पर भारित होती है। हाईकोर्ट के जज या हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की जो पेंशन है वो किन पर भारित होती है, तो केंद्र सरकार की संचित निधि पर भारित होती है। चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की संचित निधि पर उनको पेंशन मिलती है और जो सैलरी होती है वो राज्य सरकार की संचित निधि पर भारित होती है। तो ये थी दूसरी अनुसूची में अन्य की वेतन की बात की गई, किन किन का वेतन है वो संचित निधि पर भारित होगा। दूसरी अनुसूची में भत्ते और विशेष अधिकार से संबंधित प्रोविजन से। अब तीसरी अनुसूची देख रहे हैं, थर्ड अनुसूची, उसमें क्या है, शपथ। तीसरी अनुसूची में क्या दे रखा है, शपथ दे रखी है। तो किन किन की है वो शपथ तीसरी अनुसूची में, जब भी निर्वाचित होते हैं या उम्मीदवार बनते तो उनको शपथ लेते हैं, जैसे कि संसद उम्मीदवार है, सांसद उम्मीदवार है। तो एक तो वो जब उम्मीदवार पेश करता है या फॉर्म भरता है चुनाव लड़ने के लिए, जब उनको शपथ लेनी पड़ती है। एक जब वो सांसद बन जाता है तब भी उनको शपथ लेनी पड़ती है, और एक जब वो मंत्री बनता है तब भी उनको शपथ लेनी पड़ती है। तो इन शपथ के जो है किन किन की शपथ है वो तीसरी अनुसूची में होगी, उनको अपन देखते हैं। और शपथ इनके है वो एक मतलब इनका जो प्रारूप होता है उसी के अनुसार शपथ लेनी होती है। इसमें वो एक शब्द भी है वो एक दूसरा नहीं जोड़ सकते या इनको कम नहीं कर सकते। इनके है वो प्रॉपर एक प्रारूप होता है और उसी के अनुसार बोलना पड़ता है। एक यूपी के कोई शायद सांसद थे, उन्होंने वो थोड़े अकलाते थे, तो उन्होंने है वो कुछ एक्स्ट्रा शब्द या कुछ ऐसा समझ में नहीं आया होगा अध्यक्ष को, तो उन्होंने उनकी शपथ को अस्वीकार कर दिया था, दोबारा लेनी पड़ी थी। तो इसलिए इनका जो प्रॉपर प्रारूप होता है उसी के अनुसार इनको है वो शपथ लेनी पड़ती है। तो किन किन की शपथ का प्रोविजंस है तो देखते हैं अपन, यहाँ पर केंद्र में या संघ में। तो सबसे पहले तो जब संसद के सदस्य जब उम्मीदवार के रूप में होते हैं तो उनको शपथ लेनी पड़ती है। उम्मीदवार जब उम्मीदवारी करने के लिए खड़े होते हैं या उम्मीदवार बनते हैं तब उनको वो शपथ लेनी पड़ती है संसद सदस्य के लिए केंद्र में। तो दूसरा है वो शपथ जब इनमें से जो भी अधिक ये भाग्यशाली होती है तभी इनको शपथ लेने का मौका मिलता है, यानी कि अपन को तो नहीं मिलता। ये भाग्यशाली होती है, इनको वो शपथ लेने का मौका मिलता है पहली, और उनमें से भी जो ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं वो बन जाते हैं सांसद, तो वो दूसरी शपथ लेने का भी मौका मिल जाता है उनको। सांसद MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बढ़ेंगे तब भी वो शपथ लेंगे, तो दूसरी शपथ है। और तीसरी है वो जब ये सांसद मंत्री बनते हैं तब भी ये शपथ लेते हैं। सांसद जब मंत्री बनते हैं, इनमें से जो ज़्यादा भाग्यशाली होता है उसको तीसरी शपथ लेने का भी मौका मिलता है, तो वो मंत्री बनने पर भी शपथ लेते हैं। और अब किन की शपथ है वो तीसरी अनुसूची में, तो सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या जज, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को भी है वो तीसरी अनुसूची में शपथ का विवरण है। और उसी के साथ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनका भी है वो शपथ का प्रोविजंस है तीसरी अनुसूची में। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और CAG की शपथ है वो समान होती है। CAG है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की शपथ लेता है, CAG सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की शपथ लेता है। इनके वो शपथ का प्रारूप सेम होता है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश और CAG, इनके वो शपथ का प्रारूप सेम होता है। इधर अपन देखें तो राज्य की बात करें तो राज्य में MLA MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिन राज्यों में विधान परिषद होती है वहाँ पर MLC भी बनते हैं। तो उनकी है वो शपथ जब वो निर्वाचित होने या जब वो उम्मीदवारी पेश करते तब एक तो शपथ लेते हैं MLA
MLA MLC पहली शपथ तब लेंगे जब वो उम्मीदवारी पेश करते हैं यहाँ, जब उम्मीदवार बनते हैं तब। दूसरी है वो जब वो MLA या MLC बन जाते हैं। MLA या MLC यहाँ लिखते हैं विजयी होने पर, यहाँ निर्वाचित होने पर। पहले तो जब वो फॉर्म भरते हैं उम्मीदवारी के लिए, जब वो लेते हैं, उनमें से जो अधिक भाग्यशाली होते हैं उनको दूसरी शपथ लेने का भी मौका मिलता है, यानी कि वो MLA बन जाते हैं तो दूसरी शपथ लेते हैं। और इनका भी एक जो सभी का शपथ के वो प्रारूप होता है, उनके अनुसार ये शपथ लेते हैं। और तीसरा ये भी जब मंत्री बनते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के मंत्री बनते हैं, तब ये भी शपथ लेते हैं तीसरी, तो वो वो तीसरी अनुसूची में शामिल है। और हाईकोर्ट के जज, हाईकोर्ट के जज है, इनकी भी वो शपथ कौन सी अनुसूची में है? तीसरी अनुसूची में है। तो ये आपको याद रखना है कि तीसरी अनुसूची में किन किन की शपथ है। एक क्वेश्चन आ सकता है परी में कि निम्न में से किसकी शपथ है वो तीसरी अनुसूची में नहीं है, तो इनको आपको याद करना है कि किन किन की है और किन किन की है, इनका याद कर लेना तो आपका वो सवाल राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब अपन देखते हैं कि इसी में शपथ में जो विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधानसभा और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति जब ये बनते हैं तो इनको अलग से शपथ लेने का प्रावधान नहीं है हमारे संविधान में। जब ये निर्वाचित हो जाते हैं, विजयी बन जाते हैं, तब सांसद बनते हैं तो वही शपथ होती है। बाकी सांसद के बाद जब ये लोकसभा के अध्यक्ष बनते हैं, जैसे कि वर्तमान में ओम बिरला अध्यक्ष है, तो ये जब सांसद बने थे तो इन्होंने शपथ ले ली। अब अध्यक्ष बनते हैं तो वापस दूसरी बार शपथ है वो, उसका प्रावधान नहीं है। तो किन किन का है वो दूसरी बार शपथ का प्रावधान नहीं है? जैसे कि लोकसभा में, लोकसभा के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ओम बिरला जी। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, वैसे अब तो चुनाव हो गए, चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, तब चेंज भी हो सकते हैं। और दूसरा राज्यसभा, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। इधर देखें तो विधानसभा, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ये जो लिखवा रहा हूं इनको दूसरी बार शपथ नहीं लेनी पड़ती। जब भी अध्यक्ष बनते हैं तो ये शपथ नहीं लेते हैं, वही शपथ पहले वाली विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। तो ये जो 8 सदस्य है, तो ये जब एक बार सांसद के रूप में या फिर विधानसभा सदस्य के रूप में एक बार शपथ ले लेते हैं तो फिर वही शपथ होती है। फिर ये जब अध्यक्ष बनते हैं या सभापति उपसभापति बनते हैं तब ये अलग से शपथ का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है, एक बार ये शपथ लेते हैं। तो ये थी अनुच्छेद तीसरी अनुसूची में शपथ। और इसी के साथ तीसरी अनुसूची में और भी महत्वपूर्ण पद है, उनकी शपथ का प्रावधान है, वो अपन देखते हैं कि किन किन के शपथ का प्रोविजंस तीसरी अनुसूची में है, उसको भी अपन देखते हैं कि राष्ट्रपति की शपथ का भी प्रोविजंस है, वो या शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में प्रावधान है। राष्ट्रपति का शपथ है वो कौन सी अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में। और उसी के साथ देखें तो उपराष्ट्रपति की है वो शपथ कौन से अनुच्छेद में? तो उपराष्ट्रपति की शपथ है वो अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ है। इसी के साथ देखें राज्यपाल, राज्य में जो राज्यपाल नियुक्त करती है केंद्र सरकार, तो राज्यपाल की वो शपथ है वो कौन से अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159। तो अनुच्छेद 159 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में वो राज्यपाल का है वो शपथ का प्रावधान है। तो अब अपन देखते हैं अनुसूची फोर्थ शेड्यूल, चौथी अनुसूची में है वो राज्यसभा के जो राज्यसभा सीटों का आवंटन है। राज्य व संघ शासित प्रदेशों में राज्यसभा सीटों का आवंटन है वो अनुसूची चौथी में है। राज्यसभा सीटों का
आवंटन राज्य व केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश में राज्यसभा सीटों का आवंटन, राज्यसभा सीटों का आवंटन, राज्यसभा सीटों का है वो आवंटन कौन सी अनुसूची में? तो 103 अनुसूची में कि राज्य में वो जो राज्यसभा सीटें होती, जैसे अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कितनी राज्यसभा सीटें हैं? राजस्थान में वो 10 राज्यसभा सीटें हैं। राजस्थान में कितने राज्यसभा सदस्य है? 10 राज्यसभा सीटें कितनी है? 10। सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में राज्यसभा सीटें? तो यूपी उत्तर प्रदेश में है वो सबसे ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश। और कितनी सीटें हैं वहाँ पर? 31 सीटें हैं, 31 राज्यसभा सीटें हैं। तो ये थे 104 अनुसूची जिसमें वो राज्यसभा सीटों का आवंटन किया गया है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में। और अपने राजस्थान में राज्यसभा सीटें 10 है और सबसे अधिक यूपी में है 31 सीटें। अब अपन नेक्स्ट अनुसूची देखते हैं, वो है 5वीं अनुसूची, 5th शेड्यूल, 5वीं अनुसूची। इसमें क्या है 5th शेड्यूल में? तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित एवं जनजातीय, अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित जो प्रोविजंस है वो 5वीं अनुसूची में किए गए हैं। अनुसूचित क्षेत्र व जनजातियों के प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान कौन सी अनुसूची में है? वो 5वीं अनुसूची में, प्रशासन एवं नियंत्रण प्रावधान से संबंधित प्रावधान। और इसमें कौन कौन से? तो जो पूर्व के जो 4 राज्य उसको अपन अगली अनुसूची में देखेंगे। 6ठी अनुसूची में जो 4 राज्यों को है वो वहाँ के जो जनजातीय क्षेत्रों का संरक्षण एवं प्रशासन के लिए वहाँ प्रोविजन कर रखा है 6ठी अनुसूची में। वो 4 है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों को छोड़कर शेष भारत के भी जितने भी अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों के लिए प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित जो प्रोविजंस है वो 5वीं अनुसूची में है। और 6ठी अनुसूची में कौन कौन से 4 राज्य हैं वो अपन देखते हैं। 6ठी अनुसूची, 6th शेड्यूल। तो 6ठी अनुसूची में कौन कौन से? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के जो जनजातियों के लिए प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है वो अलग से अनुसूची 6ठी में रखा गया है। और बाकी वाले जितने भी 10 राज्य है तो उनके वो अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातियों के लिए प्रशासन नियंत्रण एवं प्रावधान है वो 5वीं अनुसूची में रखा गया है। जैसे राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, इनके जो भी अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों के लिए प्रावधान 5वीं अनुसूची में है। और इन 4 पर्टिकुलर असम, जो नॉर्थ ईस्ट राज्य है भारत के, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इनके वो जनजातीय क्षेत्रों के लिए, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का प्रोविजंस कौन सी अनुसूची में? 6ठी अनुसूची में, प्रशासन व नियंत्रण। ध्यान रखें यहाँ पर तो जनजातियों से संबंधित है, यहाँ पर जनजातीय क्षेत्र, और इसमें वो इनके अलावा, इन 4 के अलावा जितने भी है क्षेत्र और जनजाति वो अनुसूची 5 में है। और इन पर्टिकुलर 4 असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन 4 के लिए जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधित जो प्रावधान है वो अनुसूची सेम है, क्योंकि इसमें वो जनजाति रहते हैं। और जनजाति एक तो होती SC और ST, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। एक तो होती अनुसूचित जाति और एक होती अनुसूचित जनजाति। तो जाति तो फिर भी है वो समाज की मुख्य धारा में होती है, या फिर जो समाज के और लोग जो कृषि करते हैं उनके साथ होते हैं, जो बाकी वाले होते हैं उनके साथ। लेकिन अनुसूचित जनजाति वो एक पूरी तरह से अलग होती है। उनके रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा,
भाषा सब अलग होते हैं और उनके वो अलग ही होते हैं और वो दूसरे किसी को उसके क्षेत्र में आने भी नहीं देते। इसलिए वो इनके लिए विशेष प्रोविजंस किया गया है कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के लिए वो 13 इश्यूज में इनके प्रशासन से संबंधित ये अपने स्तर पर ही देखते थे। इनको वो कार्यपालिका और विधेयक संबंधी शक्तियाँ भी इनके वो क्षेत्रों में अलग से होती थी, क्योंकि ये वो समाज की जो मुख्य धारा होती है वहाँ से कटे हुए होते हैं अनुसूचित जनजाति। तो इनके लिए विशेष प्रोविजंस किए गए हैं अनुसूची 60 में। और ये अपने प्रशासन व नियंत्रण संबंधित है वो अपने स्तर पर देखते थे, अलग से होते थे इनके। अब अपन देखते हैं कि 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या है? तो 7वीं अनुसूची में है वो विषयों के माध्यम से वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियों में विभाजन किया गया है। किसके माध्यम से? विषयों के माध्यम से। जैसे संघ सूची के विषय, राज्य सूची के विषय, संवर्ती सूची के विषय, तो इनके माध्यम से वो शक्तियों का पृथक्करण किया गया है, विभाजन किया गया है विषयों के माध्यम से। केंद्र व राज्यों की शक्तियों का विभाजन या शक्तियों का बंटवारा। विभाजन तो लिस्ट जो है वो सूची, संवर्ती सूची और संघ सूची और राज्य सूची, ये कौन से अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में ध्यान रखना है। संघ सूची वह सूची होती है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को होता है। जो विषय संघ सूची में होते हैं उस पर कानून केवल केंद्र सरकार ही बना सकती है, और जो विषय राज्य सूची में होते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार पूरा राज्य सरकार के पास होता है। और जो संवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट के जो विषय होते हैं उन पर है वो कानून केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही बना सकती है। तो संघ सूची में पहले कितने थे अपन देखते हैं, पहले कितने विषय थे और वर्तमान में कितने विषय हैं। संघ सूची में पहले विषय थे 97 और वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में लगभग 98। पहले थे 97, वर्तमान में लगभग 98, और इसमें लगभग 100 भी हो सकते हैं, वर्तमान में लगभग 98। और राज्य सूची के विषय कितने थे पहले? तो पहले थे 66, वर्तमान में कितने हैं? 61। पहले ये मतलब 59 थे, और जब जीएसटी लागू हुआ तो उसके बाद वो 61 हो गए। पहले 59 थे, जीएसटी लागू होने के बाद 61 हो गए। उसके बाद देखें तो संवर्ती सूची में कितने विषय शामिल है? तो संवर्ती सूची में पहले तो थे 47, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 52 सब्जेक्ट है वो संवर्ती सूची में। तो यहाँ से 5 है वो 5 विषय वो संवर्ती सूची में रखे गए, इसलिए यहाँ से 5 कम हो गए, 61 रहे और 59 थे। लेकिन जब जीएसटी लागू हुआ तब ये 61 हो गई, ये 5 इनमें से कम हुई, 61 हो गई, और ये 5 इधर रख दिए तो 47 और 52 हो गई। अब संवर्ती सूची में 52 विषय है, और ये कब परिवर्तन किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इनसे वो कितने 5 जो विषय है वो राज्य सूची से संवर्ती सूची में बदल दिए गए, यहाँ उसमें रख दिए गए। अब वो कौन कौन से 5 विषय है उनको अपन देख लेते हैं। तो पहला है वन, जिनको 42वां, ये जो 5 विषय इनको 42वां संविधान संशोधन 1976 से है वो राज्य सूची से संवर्ती सूची में रख दिए गए। वन, वन्य जीव। तीसरा नापतोल की इकाइयां, जैसे होता है नहीं मिली ग्राम, 1 लीटर में कितने ग्राम हो गए, ये सारे पहले राज्य सूची के थे, अब है वो संवर्ती सूची में नापतोल की इकाइयां। और चौथा अपन देखें तो न्यायिक प्रशासन, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो अधीन था उसके जो नीचे वाले होते हैं वो इसमें आते हैं। बाकी जो न्यायिक प्रशासन है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अधीन ही होते हैं, लेकिन जो नीचे का जो न्यायिक प्रशासन होता है उनको है वो संवर्ती सूची में रखा गया है। और 5वीं जो विषय था वो थी शिक्षा। पहले शिक्षा वो राज्य सूची का विषय था, लेकिन अब है वो संवर्ती सूची में। अब शिक्षा पर है वो राज्य सरकार
भी कानून बना सकती है, केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। तो ये 5 विषय जिसको 42वां संविधान संशोधन 1976 से वो राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रख दिया गया है। अब अपन देखते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में वो क्या है, तो 8वीं अनुसूची में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है वो भाषाओं का दे रखा है, भाषा दे रखी है। संवैधानिक भाषाओं का प्रोविजन से संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाएं, पहले कितनी थी, मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा थी, तो मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 लैंग्वेज थी 8वीं अनुसूची में शामिल, लेकिन वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में अपन देखें तो टोटल 22 भाषा है जिनको है वो जो 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो वो कौन कौन सी भाषा थी जो शुरू में से 8वीं अनुसूची में शामिल थी, और वो कौन सी भाषा है जो जिसको बाद में संविधान संशोधनों के माध्यम से जोड़ा गया है, उसको अपन देख लेते हैं। एक भारत के नक्शे के साथ अपन देखते हैं। मैप बना रहा हूँ मैं, वैसे बना तो नहीं सकता पर फिर भी आप मान लेना। ये मान लीजिए भारत का मैप है, और इसमें जो कौन कौन सी भाषा थी जो मूल रूप से 8वीं अनुसूची में शामिल थी उसको अपन देखते हैं। तो पहली तो हिंदी भाषा, क्या इंग्लिश है वो 8वीं अनुसूची में शामिल है, नहीं, अंग्रेजी भाषा है वो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। और दूसरी संस्कृत, दूसरी कौन सी भाषा, संस्कृत। तीसरी है वो उर्दू, ये वो मूल रूप से जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है उसको अपन देख रहे थे। फिर है वो चौथी यहाँ पर असमिया, असम में जो बोली जाती है भाषा असमिया, वो भी शामिल थी मूल रूप से। फिर 5वीं अपन यहाँ पर देखें तो बांग्ला भाषा, कौन सी, बांग्ला, जो पश्चिम बंगाल में बोली जाती है बांग्ला। और 6ठी देखें यहाँ पर तो कौन सी, उड़िया। 7वीं यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश में जो बोली जाती है तेलुगु। और 8वीं अपन देखें तो तमिलनाडु की भाषा, कौन सी, तमिल। साथ ही यहाँ 9वीं जो केरला में बोली जाती है भाषा मलयालम। और यहाँ पर 10वीं जो कर्नाटक में बोली जाती है कन्नड़। यहाँ पर 11th महाराष्ट्र की मराठी भाषा। और 12वीं है वो गुजराती भाषा। 13वीं भाषा यहाँ पर पंजाबी। और 14वीं जो लैंग्वेज है वो है कश्मीरी। तो ये जो 14 भाषा थी ये तो मूल रूप से शामिल थी 8वीं अनुसूची में, लेकिन जो बाकी वाले इनको बाद में संविधान संशोधनों के माध्यम से जोड़ी गई। तो वो कौन सी थी जिनको बाद में जोड़ा गया उसको भी अपन देख लेते हैं। अब देखते हैं 15वीं भाषा। 14 तो ये थी मूल रूप से, 15वीं कौन सी है, तो सिंधी भाषा, इसको है वो बाद में जोड़ा गया था। कब, 21वां संविधान संशोधन 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 से वो सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। फिर 16, 17, 18 इनको है वो 7 में जोड़ा गया था। कौन कौन सी, तो कोंकणी, मणिपुरी भाषा और नेपाली, इन दोनों को साथ में जोड़ा गया। और इनको कब जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में, तो इनको जोड़ा गया था 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 71वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से इनको है वो 1992 में इनको है वो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। फिर बाकी वाली उनको सब साथ में कर दिया गया था 19, 20 और 21वीं और 22वीं। ये जो भाषाएं थी बोडो भाषा, डोगरी, जम्मू कश्मीर में बोली जाती है डोगरी, और मैथिली बिहार में जो बोली जाती है मैथिली और संथाली।
ये चार है, इनको भी साथ में वो 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। इनको कब जोड़ा गया था? तो 92वीं संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में वो इनको जोड़ा गया। तो ये थी 15 भाषा जो कि ये 22 भाषा है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, इनको संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। अपनी राजस्थानी भाषा है वो संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है। यहाँ राजस्थानी भाषा है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, और ये होने से ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारी राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता नहीं मिली। और इसका एक कारण ये भी है कि हम राजस्थानी भाषा बोलने भी शर्माते हैं। जैसे गुजरात में देखें तो वहाँ के सभी लोग हैं वो गुजराती भाषा ही बोलते हैं, लेकिन अपने राजस्थान में वो राजस्थानी भाषा को इतना तवज्जो नहीं दिया जाता। तो अपन खुद ये बोलने में, राजस्थानी बोलने में शर्माएंगे तो फिर क्या उम्मीद कर सकते हैं उनसे कि वो अपने राजस्थानी भाषा को वो संवैधानिक मान्यता दे। तो इसलिए वो राजस्थानी भाषा का प्रयोग करना चाहिए अधिक से अधिक, और राजस्थान में संप्रेषण या बातचीत करनी चाहिए। अब अपन देखते हैं जो अगला वाला आर्टिकल है, आर्टिकल क्या, अनुसूची 9th या 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। 9th शेड्यूल में क्या है? 9वीं अनुसूची में ये वो बाद में जोड़ी गई थी। मूल संविधान में तो हमने देखा कि 8 अनुसूचियाँ थी। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो पहला संविधान संशोधन कब किया गया था? 1951 में। इसके माध्यम से वो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था अपने भारत की संविधान में। और इसमें वो क्या प्रोविजन है, ये क्या क्यों जोड़ी गई थी? तो यह वो न्यायिक पुनरावलोकन, सुप्रीम कोर्ट और जो न्यायालय होते हैं उसका न्यायिक पुनरावलोकन, उनसे वो ये संरक्षण प्रदान करती है। 9वीं अनुसूची न्यायिक पुनरावलोकन से संरक्षण, यानी कि विधायिका या केंद्र सरकार जो भी कानून बनाए और उसको यदि 9वीं अनुसूची में रख दे तो फिर न्यायालय इसकी समीक्षा नहीं कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन से संरक्षण प्रदान करता है। 9वीं अनुसूची में रखे गए विषयों को न्यायालय उनकी पुनरावलोकन नहीं कर सकता है। यानी कि कोई भी यदि कानून बनाए संसद और फिर उसको 9वीं अनुसूची में रख दिया गया तो फिर न्यायालय उसके सामने आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। तो इसीलिए वो 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ी गई थी। पहला संविधान 1951 में जोड़ी गई थी। और जोड़ने का कारण क्या था? जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना, जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, समाप्त करने तथा भूमि सुधार या भू सुधार को लागू करने के लिए, तथा भूमि सुधार अधिनियम लागू करने के लिए, भूमि सुधार एक्ट है वो लागू करने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। यानी कि जो भी कानून बनाए संसद फिर उसको 9वीं अनुसूची में रख दे तो फिर उसको न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। लेकिन एक फेमस बात है 24 अप्रैल 1973, ये डेट भारतीय संविधान में बहुत महत्वपूर्ण दिनांक है। और इसी को वो केशवानंद भारती बाद हुआ था, केशवानंद भारती। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी कानून बनाए गए हैं और उसको यदि 9वीं अनुसूची में रखा गया है तो उसकी पुनरावलोकन किया जा सकता है। इसी बात से वो जो बुनियादी ढांचा है, संविधान का बुनियादी ढांचा वो उभर कर आया था। बुनियादी ढांचा, संविधान का बुनियादी ढांचा इसी बात से वो उभर कर आया। और इसमें कहा गया कि न्यायिक पुनरावलोकन है वो संविधान का बुनियादी ढांचा है। अगर इससे वो जो न्यायपालिका की न्यायिक शक्तियाँ वो कम होती है और ये एक संविधान का बुनियादी ढांचा है, इसलिए इस डेट के बाद कोई भी विषय यदि 9वीं अनुसूची में रखे गए तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। इनसे पहले रखे गए उनका वो नहीं किया जा सकता। लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी विषय 9वीं अनुसूची में रखे गए हैं उनका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। ये फेमस एक बात था IR कोहिलो बनाम
तमिलनाडु राज्य। तो IR कोहिलो बनाम तमिलनाडु केस 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद यदि कोई भी अधिनियम नवी अनुसूची में भले ही रखे हो तो भी उसका न्यायिक पुनरावलोकन है वो किया जा सकता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1973 का एक फेमस बात केशवानंद भारती वाद आया था और उसमें है वो संविधान का बुनियादी ढांचा ऊपर कराया था और उसमें वो न्यायिक पुनरावलोकन है वो संविधान का बुनियादी ढांचा माना गया है। अगर इसको वो कम करते हैं तो इससे न्यायालय की शक्ति कम होती है, इसलिए ये वो बुनियादी ढांचा है ये संविधान का, इसे वो कम नहीं किया जा सकता। तो 24 अप्रैल 1973 के बाद यदि कोई भी अधिनियम नवीन अनुसूची में भले ही रखा गया हो फिर भी उसका है वो न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। ये IR कोहिलो बनाम तमिलनाडु वाद 2007 में दिया था निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने। अब अपन देखते हैं 10th शेड्यूल 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची 10वीं अनुसूची में क्या है, तो 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधित प्रावधान है। दल बदल 10 से 10 से दल बदल, इसे याद रखना, दल बदल। और ये कब जोड़ी गई, सबसे पहले तो देखें तो ये 52वां संविधान संशोधन 1985 से जोड़ी गई। 52वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 में वो भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 52वां संविधान संशोधन 1985 से जोड़ी गई। इसमें क्या प्रावधान है, तो इसमें संसद सदस्य एवं राज्य विधानमंडल सदस्य कि यदि दल बदल के आधार पर है वो निरर्हता या अयोग्यता से संबंधित प्रावधान है। संसद सदस्य व विधानसभा सदस्य या सदस्यों के दल बदल के आधार पर यदि वो अपना दल या पार्टी चेंज कर लेते हैं पर अयोग्यता या निरर्हता मतलब अयोग्य, यदि वो चुनाव होने के बाद निरर्हता आने की अयोग्यता, इससे वो संबंधित प्रावधान है 10वीं अनुसूची में। और इसमें वो 91वां संविधान संशोधन 2003 से वो कुछ परिवर्तन किए गए हैं। वो क्या है वो अपन देखते हैं, क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003। तो सबसे पहले तो देखें कि यदि कोई चुनाव होने के बाद कोई भी सदस्य अपने वो पार्टी चेंज कर लेता है या दल बदल लेता है तो वो है वो अयोग्य घोषित हो जाएगा या अयोग्य हो जाएगा। चुनाव पश्चात, चुनाव के बाद कोई भी सदस्य या संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य चुनाव बाद सदस्य अपना दल बदलता है तो या दल परिवर्तन करता है, पार्टी चेंज कर लेता है तो वह है वो उसकी सदस्यता वो खो देगा, यानी कि वो अयोग्य हो जाएगा। तो वह अयोग्य हो जाएगा, यानी कि चुनाव के बाद कोई भी जीता हुआ या विजयी सदस्य वो अपना दल परिवर्तित नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता है तो वो अयोग्य घोषित हो जाएगा। दूसरा देखें तो किसी भी पार्टी के 2/3 सदस्य एक साथ है वो दूसरे दल में विलय हो सकते हैं। 2/3 यानी कि इसमें वो ज़्यादा जा रहे हैं, इसका मतलब कुछ पार्टी में उनको समस्या होगी तभी इतने साथ में जा रहे, तो ये जा सकते हैं एक साथ 2/3 सदस्य या 2/3 सदस्य एक साथ किसी दूसरे दल में विलय हो सकते हैं, दल में विलय कर सकते हैं एक साथ। अब अकेले नहीं जा सकते, जाना है तो औरों को भी साथ में लेके जाओ, अगर अकेले गए तो आपकी सदस्यता है वो समाप्त हो जाएगी। तीसरा देखें तो जो निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं, जो निर्दलीय
जीते हैं निर्दलीय उम्मीदवार, वो है वो अपना है वो किसी दूसरी पार्टी को यहाँ ज्वाइन नहीं कर सकते। वो अपना समर्थन दे सकते हैं, लेकिन उनको काम है वो 5 साल तक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ही करना पड़ेगा। निर्दलीय सदस्य किसी दल की सदस्यता नहीं ले सकता। यानी कि वो अपना समर्थन दे सकता है, अपना समर्थन किसी पार्टी को दे सकता है। यदि किसी पार्टी का है वो बहुमत नहीं मिल रहा है तो वो अपना समर्थन दे सकता है, लेकिन वो है वो किसी दल को ज्वाइन नहीं कर सकता, किसी दूसरी पार्टी को है वो ज्वाइन नहीं कर सकता। ये वो 91 संविधान संशोधन 2003 से जो बदलाव किए गए तो वो अपन देख रहे हैं। और चौथा है राज्यसभा के सदस्य, उनको है वो राज्यसभा सदस्य 6 महीने के भीतर किसी सदन के या फिर किसी पार्टी दल की सदस्यता लेनी होगी। राज्यसभा सदस्य 6 माह के अंतर्गत 6 माह के भीतर किसी दल की सदस्यता लेनी होगी या किसी दल को ज्वाइन करना होगा। इसी के साथ देखें तो 5वां प्रावधान क्या है वो, यदि कोई सदस्य विहिप यानी कि चचेतक होते हैं दलों के चचेतक की आज्ञा का पालन नहीं करता है। यानी मैं बता दूं कि यदि पार्टी जो भी दल होते हैं उसमें जो भी वो संसद सदन में बैठे होते हैं, जो पार्टी होती है उसमें एक चचेतक होता है, और वो चचेतक होता है वो वही उनका है वो सभी सदस्यों को उस दल के सभी सदस्यों को उनकी बात माननी पड़ती। यदि कोई सदस्य उस चचेतक की बात न माने और अपने निर्णय हिसाब से, जैसे कि किसी प्रस्ताव पर यदि मतदान हो तो उनसे पहले से तय होता है कि सभी इसके पक्ष में मतदान करना है, इसके विपक्ष में मतदान करना, ऐसा सचेतक पहले से कह देता है, तो फिर उस पार्टी के सभी सदस्यों को उसी के अनुसार, उसी आज्ञा के अनुसार मतदान करना पड़ता है। यानी कि उसी की बात माननी होती, अपने है वो स्वयं मनमर्जी के अनुसार है वो अपने वो कार्य नहीं कर सकते। तो यदि सचेतक का कोई भी उल्लंघन करता है, उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता है और राजनीतिक दल, वो संबंधित राजनीतिक दल उसे 15 दिन में क्षमा नहीं करता, तो फिर वो उसकी वो सदन की सदस्यता खो देता है। ऊपर लिख लेता हूं मैं, चचेतक या वही चचेतक की आज्ञा का पालन नहीं करता है, और संबंधित दल उसको 15 दिन के अंतर्गत, संबंधित दल जिस दल का वो सदस्य था और उसको है वो 15 दिन के अंतर्गत 15 दिन में क्षमा नहीं करता, उस सदस्य को वो दल है उसको क्षमा नहीं करता, तो वो सदस्यता खो देता है, तो वह अपनी सदस्यता खो देता है। यानी कि वो अयोग्य हो जाता है। उनको है वो जो भी पार्टी के जो भी जितने भी मेंबर होते हैं जीते हुए, उनको है वो वही चचेतक की आज्ञा का पालन करना होता है, और वो कहे इसके पक्ष में मतदान करो तो उन सभी को उसके पक्ष में मतदान करना होता है। यानी कि उनकी आज्ञा का पालन करना होता है, कोई भी उसके वो आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता है और 15 दिन के भीतर है वो जो उनसे संबंधित जो दल है वो उनको क्षमा नहीं करता, तो फिर वो उसकी सदस्यता वो समाप्त हो जाएगी। इसी के साथ देखें तो ये दल बदल है वो लोकसभा व विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष व विधानसभा अध्यक्ष, इन पर है वो ये दल बदल कानून लागू नहीं होता है। ये दल बदल है वो कानून लागू, या दल बदल अपने कानून कह सकते हैं, जो भी ये निर्णय है लागू नहीं होता है। लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष, इन पर है वो ये दल बदल संबंधित जो प्रावधान है ये लागू नहीं होते हैं। और साथ ही जो दल बदल, यदि किसी सदस्य ने दल को बदला है, अपनी पार्टी को दूसरी पार्टी से ज्वाइन की है, तो फिर उसका निर्णय कौन लगेगा, तो वो सदन का अध्यक्ष है,
सदन का अध्यक्ष या सभापति वो ये निर्णय लेता है कि किसी व्यक्ति ने पार्टी बदली है या नहीं बदली, और उसका निर्णय वो अंतिम होता है। तो ये थे 10वीं अनुसूची से संबंधित प्रावधान। इसमें है वो दल बदल के आधार पर है वो सदनों के जो सदस्य होते हैं उसके है वो निरर्थता या अयोग्यता से संबंधित प्रावधान है। अब अपन देखते हैं 11th शेड्यूल 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची इसमें क्या प्रावधान है? तो इसमें है वो जो ग्राम पंचायत और जो पंचायत होती है उनको शक्ति और उत्तरदायित्व दिए गए। ये पहले सबसे पहले तो ये जोड़ी कब गई? 11वीं अनुसूची है वो 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992 को ये 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और इसमें है वो पंचायतों की शक्तियां उत्तरदायित्वों का वर्णन या पंचायतों को वो शक्तियां, जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद ये होती, तो इनकी है वो जो शक्तियां हैं और इनके जो उत्तरदायित्व है उनका है वो प्रोविजंस 11वीं अनुसूची 11th शेड्यूल में किया गया है। और ये 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से इसको जोड़ा गया था संविधान में, शक्तियां व उत्तरदायित्व। और वर्तमान में कितने विषय है? वर्तमान में कितने विषय जो 11वीं अनुसूची में रखे गए हैं? तो 29 विषय है जो 11वीं अनुसूची में रखे गए हैं। 11वीं अनुसूची में यानी कि पंचायतों को देने की बात की गई है। और तो राजस्थान में कितने दिए गए हैं? राजस्थान में है वो 22 विषय है वो पंचायतों को, या जो ग्राम पंचायत, पंचायती राज और जिला परिषद पंचायतों को दिए गए। और इसमें विषय में क्या है? जैसे कि ग्राम स्तर पर जो होते हैं पशुपालन, मत्स्य पालन, जल संरक्षण, ये जो इस प्रकार के विषय ये विषय इसमें रखे गए हैं। और इसमें वो 22 विषय राजस्थान में दिए गए हैं पंचायतों को। अब अपन देखते हैं 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची इसमें क्या है? ये कब जोड़ी गई थी? ये 74, वो 73वां था, ये 74वां संविधान संशोधन 1992 से जोड़ी गई थी संविधान में। और इसमें क्या है? वहां पर पंचायती राज थी, तो इसमें नगरीय निकायों को दी गई शक्तियां व उत्तरदायित्व कौन सी अनुसूची में? 12वीं। कौन सी अनुसूची में नगरीय निकाय को दी गई शक्तियां और उत्तरदायित्व? वो 12वीं अनुसूची में। और कितने विषय है? वहां पर 29 थे पंचायतों में, और इसमें वो नगरीय निकाय में कितने हैं? इनमें है वो 18 विषय है। टोटल कितने विषय? 18 विषय। तो ये थी अनुसूचियां। अपन देखी भारत की अनुसूचियां मूल संविधान में 8 थी, कालांतर में 12 हो गई। तो एक बार इसको एक से थोड़ा ब्रीफ में पूरा देख लेते हैं, पूरी 1 से 12 तक पूरी अनुसूचियां। तो पहली अनुसूची क्या थी? तो पहली अनुसूची में एक करेक्शन कर लेना, यदि आपने लिखा हो नोट्स बनाया तो उसमें मैंने केवल सीमा लिखा था, इसमें नाम भी है राज्यों व संघ शासित प्रदेशों के नाम व सीमाएं। मैंने केवल सीमाएं लिखवाया था, नाम बोला तो था नाम, लेकिन लिखवाया नहीं था। तो नाम व सीमाएं वो पहली अनुसूची में सभी स्टेट 28 स्टेट उनके नाम है, और जो यूटी उनके भी नाम और सीमाएं का वर्णन किया गया पहली अनुसूची में। दूसरी में क्या है? तो वेतन व भत्ते, 65 अंकों की बात की गई, वेतन भत्ते। और तीसरी में शपथ, 3 अक्षर से शपथ, 3 अक्षर तीसरी। दूसरी में वेतन 2 नंबर का क्या होता है? पैसा होता है। तो ऐसे याद रख लेना, 2 नंबर दूसरी में पैसे। पहले में राज्य, केंद्र और भारत अपना देश सर्वोपरि, तो सबसे पहले है वो राज्य व संघ शासित प्रदेशों के नाम व सीमा। दूसरी में है वेतन भत्ते, तीसरी शपथ, चौथी में है राज्यसभा सीटों का आवंटन ये है।
अपने देखा 5वीं में अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के लिए प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधित प्रावधान, HC अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण संबंधित जो प्रावधान है वो 5वीं अनुसूची में है। 6वीं में क्या है, 6वीं में देखा था कि असम, जो 4 राज्य थे पूर्वी 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ATMM से याद रख सकते हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये स्पेशल 4 राज्य है। इनमें है वो प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधित इनसे जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधित जो प्रावधान है वो 6वीं अनुसूची में इन 4 राज्यों के जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधित प्रावधान। और इनके अलावा वो इसमें है 7वीं है वो विषयों के माध्यम से समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची, विषयों के माध्यम से केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा, ये अपने 7वीं अनुसूची में देखा था। और 8वीं में क्या है, तो 8वीं में भाषा है, संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषा, कितनी भाषा है, 22 भाषा है। 9th में वह जिसमें वो न्यायिक पुनरावलोकन से संरक्षण प्रदान किया गया है 9वीं अनुसूची में, तो वो है न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित है। वो पहले नहीं किया जा सकता, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया था उसके बाद वो न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, भले ही वो 9th शेड्यूल में रखा गया हो नहीं, फिर भी। 10वीं क्या है, 10वीं में दल बदल संबंधित प्रावधान है। 11वीं में पंचायत और 12वीं में नगरीय निकाय, जो विषय दिए गए उनका प्रावधान है। तो ये अपने संविधान में 12 अनुसूचियाँ थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।